प्रिय विद्यार्थियों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत 13वीं पाठ का, जिसका नाम है भारत की जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। भारत में यदि जनसंख्या के वितरण को देखें तो भारत में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। कहीं अधिक जनसंख्या का क्षेत्र है तो कहीं जनसंख्या अत्यंत कम पाई जाती है। इसका बड़ा कारण क्या है वो भी आज हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये हाइलाइटर पर आप देखिए, ये जो क्षेत्र है भारत का, ये वो क्षेत्र है जहां पर सघन जनसंख्या निवास करती है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं भारत की जनसंख्या पर। आपको बता दें, पूरे संसार में भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। अर्थात पूरे संसार के क्षेत्रफल में भारत ने जो हिस्सा घेर रखा है वो है 2.4%, लेकिन यहाँ विश्व की 17.5% आबादी निवास करती है। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल केवल 2.4% ही घेर रखा है, लेकिन यहाँ जनसंख्या 17.5% निवास करती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लगभग 7 से 7.5 गुना ज्यादा जनसंख्या है क्षेत्रफल के वनस्पत भारत में। इस प्रकार संसार में चीन के बाद भारत ही ऐसा देश है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, जहाँ की आबादी 121.01 करोड़ है। अर्थात आबादी के मामले में भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या वितरण की। भारत की जो जनसंख्या है इसकी एक प्रमुख विशेषता यही है कि यहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है वो एक समान नहीं पाया जाता। मैंने अभी बताया आपको कि ये जो क्षेत्र है समुद्र तटीय क्षेत्र पश्चिम की तरफ, और ये पूर्व की तरफ, और ये उत्तर मध्य के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है ये घनी आबादी का क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या अधिक संख्या में निवास करती है। जबकि उत्तर में बात करें जम्मू कश्मीर की, और उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश नागालैंड की, और ये उत्तर पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान की, तो यहाँ काफ़ी विरल जनसंख्या पाई जाती है। आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। नक्शे के अकॉर्डिंग आप ये समझिए, ये जो क्षेत्र है ये है पश्चिम का क्षेत्र, ये क्षेत्र है भारत का पूर्ववर्ती क्षेत्र, ये उत्तर का क्षेत्र है और ये दक्षिण का। नक्शे में हमेशा नॉर्थ उत्तर ऊपर की तरफ होता है। ये भूगोल के विद्यार्थियों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये भारत में जो जनसंख्या का वितरण है आखिर सघन और विरल क्यों पाया जाता है, इसके पीछे भी कारण है, उनकी चर्चा इस पाठ में हम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि देश के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये देख सकते हैं हाईलाइट वाला जो क्षेत्र मैंने अभी बताया आपको, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां सघन जनसंख्या निवास करती है। या यूं कहें कि इन 5 राज्यों में पूरे देश की 50% जनसंख्या निवास करती है। ध्यान दीजिए, इन 5 राज्यों में पूरे देश की क्षेत्रफल केवल इन्होंने 30% घेर रखा है, लेकिन आबादी की बात करें तो यहाँ आबादी 50% निवास करती है। अब भारत के उन क्षेत्रों को देख लेते हैं जहां आबादी अत्यंत विरल पाई जाती है। इनमें देखें तो उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी जो 10 पर्वतीय राज्य हैं इनमें मात्र 4% जनसंख्या निवास करती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पर्वतीय जो 10 राज्य हैं ये पूरे देश का 16% क्षेत्रफल घेरे हुए हैं, लेकिन जनसंख्या यहाँ महज 4% ही निवास करती है। यदि नक्शे में इन क्षेत्रों को देखें तो आप ये देखिए, ये जो क्षेत्र है भारत का ये रहा, ये उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है जहाँ पर 10 पर्वतीय स्टेट हैं, जिनमें ऊपर ऊपर देखें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, जो ये 10 पर्वतीय राज्य 7 इधर है, इनके साथ ये सिक्किम है। तो ये जो 10 पर्वतीय राज्य इनमें हिमाचल प्रदेश है, यहाँ केवल पूरे देश की 4% जनसंख्या निवास करती है, जबकि इनमें पूरे देश के क्षेत्रफल का 16% क्षेत्रफल ये घेरे हुए हैं। देखिए, इधर जहां पर पूरे देश का 30% क्षेत्रफल था इन 5 राज्यों में, लेकिन जनसंख्या है आधी, वहीं इनमें 16% क्षेत्रफल लेकिन जनसंख्या महज 4% ही है। ये भारत में जनसंख्या का वितरण की असमानता है। अर्थात यूं कहें कि भारत की जनसंख्या की एक बड़ी विशेषता है कि कहीं तो जनसंख्या अत्यंत सघन पाई जाती है,
और कहीं अत्यंत विरल पाई जाती है। एवं नक्शे में आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको, जहाँ पर हाईलाइट, ये वो क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या अत्यंत सघन पाई जाती है। जबकि ये जो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या अत्यंत विरल पाई जाती है। अब जनसंख्या के अत्यंत सघन और विरल पाए जाने के पीछे कारण क्या है? तो उन कारणों को यदि हम देखें तो उनमें जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि जहाँ जनसंख्या के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं, वहाँ जनसंख्या का जमाव सघन पाया जाता है। लेकिन इससे पहले अभी हमारे लिए एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। यदि यहाँ पर हम देखें तो सन 2011 की हम जनगणना की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सन 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा और राजस्थान में जनसंख्या का वितरण सबसे ज्यादा है। नक्शे में आप देखिए जितने भी ये हाईलाइट स्टेट है, यहाँ देश की 42.7% जनसंख्या निवास करती है। पूरे भारत में जनसंख्या के 2011 के आंकड़ों के अनुसार सघन जमाव वाले क्षेत्रों को देखें तो प्रिय विद्यार्थियों एक बार आप फिर से देखिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, रेड लाइन सीधी जा रही है, जहाँ की जनसंख्या 19.96 करोड़ है। पंजाब, जहाँ की जनसंख्या 27.7 करोड़ है। इसके बाद यहां देखिए बिहार 10.38 करोड़, पश्चिम बंगाल 9.3 करोड़, हरियाणा 2.54 करोड़ और राजस्थान 6.86 करोड़। तो जनसंख्या दृष्टया देखिए आप, ये वो क्षेत्र हैं भारत के जहां पूरे देश की 42.7% जनसंख्या निवास करती है। यूं कह सकते हैं जनसंख्या दृष्टया काफी सघन जमाव के क्षेत्र हैं ये। जनसंख्या के वितरण में दक्षिण के पठार वाले राज्य अपना दूसरा स्थान रखते हैं, अर्थात यहाँ इनके वनस्पत आबादी थोड़ी कम पाई जाती है। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ जनसंख्या अधिकतम शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। जनसंख्या का अधिकतम वितरण यहाँ शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये भारतीय जनसंख्या की कुछ विशेषताएं हैं। तीसरी कैटेगरी, भारत में सभी समुद्र तटीय जितने भी क्षेत्र आप नक्शे में देख सकते हैं, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र मैंने अभी बताया, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम आते हैं, और राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय जो भाग है, ये जो क्षेत्र है इनके अंतर्गत यातायात सुविधाओं का अभाव है। प्राकृतिक और धरातलीय विषमताओं के कारण यह जनसंख्या कम पाई जाती है। हम सरसरी नज़र पर एक बार देख सकते हैं कि भारत में जो जनसंख्या का वितरण है इसको हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो वो क्षेत्र जहां जनसंख्या अत्यंत सघन पाई जाती है, उनके अंतर्गत ये स्टेट हैं, आप देख सकते हैं एक एक करके। उत्तर प्रदेश था, पंजाब, बिहार, बंगाल, हरियाणा और राजस्थान का ये क्षेत्र पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, जहाँ अत्यंत सघन जनसंख्या पाई जाती है। मध्यवर्ती जनसंख्या के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये मध्यवर्ती ऐसे क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या मध्यम वितरण घनत्व पाया जाता है। तीसरा जो क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है उसमें समुद्र तटीय क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है और राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो वितरण की दृष्टिया भारत को हम इन 3 भागों में बांट सकते हैं: अत्यधिक सघन जनसंख्या के क्षेत्र, मध्यवर्ती जनसंख्या वितरण के क्षेत्र और विरल जनसंख्या वितरण के क्षेत्र। भारत में जनसंख्या वितरण में विषमता और क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। वास्तव में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के पीछे कई प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक
जनांकीय, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं। अर्थात हम अभी इसी बात की चर्चा कर रहे थे, कहीं अत्यंत सघन जनसंख्या पाई जाती है तो अत्यंत कम, इसके पीछे कारण क्या है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनमें प्राकृतिक कारक, सामाजिक, आर्थिक, जनांकीय, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारक प्रमुख हैं जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों को हम देखें तो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो ये हो सकते हैं। इनका अध्ययन हम एक एक करके अब इन बिंदुओं के अंतर्गत देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है वो है जलवायु। जलवायु, मानव बसाव को नियंत्रित करने में जलवायु सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अर्थात जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण होती है, अत्यधिक गर्म नहीं होती है, आर्द्र होती है, अर्थात जो मानवीय क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त होती है, वहाँ जनसंख्या का जमाव सघन पाया जाता है। आपको बता दें, यही एक कारण है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में आबादी कम पाई जाती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्कता होने के कारण कोई पैदावार नहीं की जा सकती। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी उच्चता के कारण वायु दाब कम रहता है, जीवन इतना सरल नहीं होता है, जमीन भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए आबादी कम पाई जाती है। तराई के क्षेत्रों में जलवायु सही होती है, जलोढ़ मृदा के कारण पैदावार भी अच्छी होती है, इसलिए तराई से जो मैदानी जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, जबकि तराई क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या का जो वितरण है वो कम पाया जाता है। दूसरा जो घटक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, उसमें धरातल भी एक प्रमुख कारण है। जहाँ का धरातल समतल होता है, अर्थात जो कृषि योग्य होता है, परिवहन के लिए जिसमें कठिनाई या बाधा नहीं होती है, वहाँ जनसंख्या का जमाव सघन पाया जाता है। जहाँ का धरातल ऊबड़ खाबड़ होता है, उपजाऊ नहीं होता है, जहाँ की मिट्टी ऊसर होती है, वहाँ जनसंख्या अत्यंत विरल पाई जाती है। तीसरे घटक की बात करें तो वह है जल की प्राप्ति। जल की प्राप्ति में भी यदि हम देखें तो मानव जीवन और क्रियाकलापों का आधार जल ही है। उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा के साथ जनसंख्या का घनत्व पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है। राजस्थान के शुष्क उत्तरी पश्चिमी भाग में नहर द्वारा जल पूर्ति होने के कारण अपेक्षाकृत घनी आबादी मिलती है। प्राचीन काल से ही नदी घाटियों व डेल्टाओं में सघन जनसंख्या का जमाव रहा है, जैसे सिंधु घाटी शब्द था। अब इसको आप अच्छी तरह से समझिए। देखिए, जहाँ का धरातल समतल है, जलवायु समय पे जहाँ बरसात होती रहती है, जल के पर्याप्त स्रोत होते हैं, वहाँ स्वाभाविक बात है जनसंख्या का जमाव सघन पाया जाता है। इसके विपरीत जहाँ की जलवायु विषम है, धरातल भी समतल नहीं है, इसी के साथ जहाँ जल का भी अभाव है, वहाँ जनसंख्या विरल पाई जाएगी, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। अगले घटक की बात करें तो वो है खनिज संसाधन। जहाँ खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक और आर्थिक विकास की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। यही कारण है कि ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव सघन पाया जाता है, जैसे दामोदर घाटी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, कोलार क्षेत्र आदि खनिज क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक सघन मात्रा में पाई जाती है। पांचवा जो घटक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है वो है परिवहन की सुविधा। अभी बात कर रहे थे मैदानी क्षेत्रों में, चूंकि धरातल समतल होता है इसलिए परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्रों में परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए आबादी वहां विरल पाई जाती है। छठा कारक है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक। जनसंख्या के संकेंद्रण में इस सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको बता दें, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, शिक्षा, चिकित्सा, जातिवाद, धार्मिक संरचना, सामाजिक
व धार्मिक मूल्य, ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला एक अप्रत्यक्ष घटक है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों दृष्टिया जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो ये जो छठा घटक था ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों दृष्टिया वितरण को प्रभावित। अंतिम जो कारक है वह राजनीतिक और आर्थिक। राजनीतिक उथल पुथल, असुरक्षा की भावना, लोगों में जनसंख्या का वितरण वहां विरल पाया जाएगा, क्योंकि असुरक्षा की भावना जहां होती है लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। यही कारण है कि नगर के क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव सघन पाया जाता है, क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे भी ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ प्रोटेक्शन भी है, इसलिए वहाँ का जनसंख्या का वितरण अधिक होगा। इसके विपरीत ऐसे क्षेत्र जहाँ नगरीकरण नहीं हुआ है, औद्योगिकरण नहीं हुआ है, सामाजिक सुरक्षा की भावना नहीं है, वह जनसंख्या अत्यंत विरल पाई जाएगी। आपको बता दें, भारत के जितने भी सीमावर्ती राज्य, बॉर्डर के जो क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर है, पंजाब, तो यहाँ आतंकवाद की बढ़ने की संभावना के कारण लोग अनसिक्योर फील करते हैं, जिससे यहाँ से तीव्र मात्रा में जनसंख्या का पलायन हुआ और यहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो ये बड़े घटक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले घटकों को यदि हम एक बार सरसरी नज़र से देखें तो पहला कारक जलवायु, अर्थात जहाँ की जलवायु सम होगी वहाँ जनसंख्या सघन पाई जाएगी। धरातल जहाँ मैदानी भाग है, जल की प्राप्ति होती है, वहाँ भी जनसंख्या सघन पाई जाएगी। खनिज संसाधन, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक और राजनीतिक आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो ये 7 ऐसे घटक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अभी तक पढ़ चुके हैं भारत में जनसंख्या का वितरण कहाँ तो सघन है। इस दृष्टिया हमने अभी देखा कि हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सघन जनसंख्या के क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या के क्षेत्र और विरल जनसंख्या के क्षेत्र। इसके बाद जनसंख्या का वितरण है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों को हमने देखा। तो ये 7 घटक भी अभी हमारे सामने जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या के घनत्व, क्योंकि इस टॉपिक में वितरण हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे किसकी? घनत्व की। इसके बाद करेंगे वृद्धि की। तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य जनसंख्या से एवं धरातल के एक निश्चित अनुपात से, जिसमें जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन होता है। घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये घनत्व क्या है, इसको इस सूत्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व कैसे निकलता है। प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसमें प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जब हम भाग दे देंगे तो वो जनसंख्या का घनत्व निकल के आएगा। अर्थात कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, ये उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। हम कह सकते हैं कि कुल जनसंख्या और कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात को घनत्व कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टिया हम भारत को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे क्षेत्र जहां अत्यधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है, दूसरे वे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या विरल पाई जाती है, और तीसरा मध्यम जनसंख्या के क्षेत्र। तो जनसंख्या के वितरण के साथ साथ घनत्व की दृष्टिया भी हम 3 भागों में भारत को विभाजित कर सकते हैं, उच्च जनसंख्या, मध्यम जनसंख्या और निम्न घनत्व वाली जनसंख्या के क्षेत्र। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले उच्च घनत्व वाले क्षेत्र को। तो इसका विस्तार, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। यहां जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। अर्थात ये भारत के सघन बसी आबादी के क्षेत्र हैं, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 500 से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो हम एक दृष्टिया देख सकते हैं इनको। तो ये क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, मैप में देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ये वो स्टेट है
जहां 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा निवास करते हैं। ये देश का कृषि प्रधान और ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु, धरातल, जल की उपलब्धता सम है, उचित है, अनुकूल है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जिससे पैदावार भी अच्छी होती है, सिंचाई के साधन भी यहाँ उपलब्ध है, पेयजल की भी उपलब्धता है। यही कारण है कि यहाँ जनसंख्या का अधिक जमाव पाया जाता है। अब हम देखते हैं दूसरे क्षेत्र को, लेकिन इससे पहले इस सघन जनसंख्या के क्षेत्र में और देख लेते हैं। दक्षिण भारत में भी कुछ क्षेत्र रह गया जहां सघन जनसंख्या पाई जाती है। उसमें देखिए मालाबार तट और तमिलनाडु के उच्च प्रदेश, ये देखिए दक्षिण के भाग में, ये भी वो क्षेत्र है जहां जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्योंकि तमिलनाडु के जो उच्च प्रदेश है उनमें बागानी खेती की जाती है और वहाँ लघु कुटीर उद्योग भी पर्याप्त मात्रा में, जिसके कारण जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरा क्षेत्र आता है मध्यम घनत्व का क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जहाँ 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये उच्च तथा निम्न घनत्व क्षेत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में अवस्थित है। उत्तरी भारत में उच्च घनत्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में यदि हम देखें, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भाग और छोटा नागपुर के पठार, ये वो क्षेत्र है जहाँ मध्यम जनसंख्या पाई जाती है, अर्थात 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। धरातल की विषमता और जल की कमी के कारण यह कृषि ज़्यादा विकसित नहीं हो सकी, इसलिए जनसंख्या उन क्षेत्रों की वनस्पतियाँ कम पाई जाती है। तीसरे क्षेत्र को देखें तो वो है निम्न जनसंख्या के क्षेत्र। यहाँ 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम निवास करते हैं, इसलिए जनसंख्या का जमाव यहाँ थोड़ा विरल होता है। ऐसे क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो उनमें उत्तरी पूर्वी जो हिमालय के क्षेत्र हैं, पर्वतीय जो क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उनकी गिनती की जाती है जहाँ संसाधनों का अभाव है। यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का पठारी क्षेत्र, कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र और आंध्र का मध्यवर्ती भाग, ये वो क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या अत्यंत विरल रूप में पाई जाती है। इसका कारण भौतिक अवरोधों के कारण यहाँ ना तो खेती ज़्यादा विकसित हो सकी और ना ही उद्योग धंधे। यही कारण है कि यह जनसंख्या विरल मात्रा में पाई जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, जनसंख्या के वितरण के साथ ये हमने पढ़ा जनसंख्या के घनत्व को। तो घनत्व में हमने देखा वो क्षेत्र जहाँ सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, एक वो क्षेत्र जहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है और एक वो जहाँ मध्यम पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या की वृद्धि को। सन 1871 के पूर्व, यहाँ देखिए इसमें सन 1871 के पूर्व भारत में जनसंख्या के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं होते। इसका कारण क्या है? क्योंकि भारत में जो पहली जनगणना हुई वो 1872 में हुई थी। इससे पहले भारत में कोई जनगणना नहीं थी। भारत में जनसंख्या की गणना की सर्वमान्य जानकारी सबसे पहले 1881 के बाद से ही मानी जाती है। 1871 में जो जनगणना हुई वो ऑथेंटिक नहीं थी। पहली ऑथेंटिक जनगणना 1881 की मानी जाती है। संपूर्ण देश के लिए समान आधारों पर जनसंख्या की ये पहली गणना थी। इसके बाद भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाने लगी। मोरलैंड के अनुसार 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में 10 करोड़ जनसंख्या का अनुमान है। सन 1850 के आसपास भारत में अनुमानित जो जनसंख्या है वो लगभग 15 करोड़ के आसपास थी। 1901 से और 2011 के बीच की जो जनसंख्या की वृद्धि है उसको हम 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले उनको थोड़ा समझ लो। यहाँ वृद्धि दर में ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1871। लेकिन नियमित अंतराल के आधार पर भारत की पहली जनसंख्या कब हुई? 1881 में। और 1850 के दशक के आसपास भारत की अनुमानित जनसंख्या 15 करोड़ थी।
लेकिन 1901 से 2001 के बीच की जो जनसंख्या उसका अध्ययन हम इस अध्याय में करने वाले हैं। तो उनको हम 4 भागों में बांट करके और उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो वो 4 भाग देख लेते हैं। सबसे पहले मंद वृद्धि का काल, और ये मंद वृद्धि का काल है वो है 1901 से 1921 का। इस अवधि में देश की जनसंख्या बहुत ही धीमी गति से बढ़ी और 23.84 करोड़ से बढ़कर मात्र 25.13 करोड़ हो गई। इसके बीच एक बड़ा कारण ये भी था कि 1911 से 21 के दशक के दौरान देश में भीषण अकाल पड़ा था, महामारी आई थी और अन्न का अभाव था, जिसके कारण मृत्यु दर उच्च थी और जन्म दर कम थी। इसके कारण इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। दूसरा क्षेत्र है स्थिर वृद्धि का काल। यदि स्थिर वृद्धि के काल की बात करें तो वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या के विकास में एक महान जन अंक की विभाजक कहा जाता है। इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि ही देखी गई। 1921 से 51 के दौरान देश की जनसंख्या औसतन 1.45% की दर से बढ़कर 25.13 करोड़ से 36.11 करोड़ हो गई। 3 दशकों में केवल 11 करोड़ की वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण अकाल, महामारी और मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में भी कमी एक प्रमुख कारण था। अब अगला तीव्र वृद्धि का काल। तीव्र वृद्धि के काल में वर्ष 1951 को द्वितीय जनांकीय विभाजक कहा जाता है। इसका कारण था कि देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। 1981 के मध्य जनसंख्या वृद्धि 2.2% की दर से हुई, जिससे देश की जनसंख्या 32 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। 1961-71 के दौर में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई, जो बहुत तेजी से और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण ऐसा हुआ। इस अवधि में मृत्यु दर 27 प्रति हजार से घटकर 15 प्रति हजार पहुंच गई, जबकि जन्म दर में मात्र 4 प्रति हजार की गिरावट दर्ज की गई। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि देखी गई। यह 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, आप नोट कर लें। एक तो मृत्यु दर और एक जन्म दर। ध्यान रखना, मृत्यु दर और जन्म दर हमेशा प्रति हजार पर निकाली जाती है। 27 का मतलब 1000 लोगों पर 27 लोगों की मौत। जन्म दर का मतलब यही है कि प्रति 1000 पर 4 बच्चों की मौत। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं तो जन्म दर और मृत्यु दर प्रति 1000 पर निकाली जाती है। चौथा जो क्षेत्र है वो घटती वृद्धि का काल है, 1981 से 2011। सन 1981 के जनसंख्या में उच्च वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई और इस उच्च वृद्धि के द्वारा 1981 से 91 के दौरान जन्म दर घटी और इस दशक में जन्म दर प्रति 1000 38 शिशु से घटकर 30 प्रति शिशु 1000 पर हो गई। 1981 से 91 में जनसंख्या की औसत वार्षिक घातीय वृद्धि 2.14% थी, जो 91 से 2001 में घटकर 1.95% रह गई। एक दृष्टि हम कह सकते हैं कि ये वो काल था जो घटती वृद्धि का काल था। तो इस दृष्टया जनसंख्या में ह्रास की यह प्रवृत्ति परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता और छोटे परिवार अपनाने की प्रेरणा के कारण हुआ। तो जनसंख्या वृद्धि दर दृष्टया हम इन 4 भागों में बांटकर भारत का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कुछ उपाय कि जनसंख्या को रोका कैसे जा सकता है। देखिए, विवाह की आयु में वृद्धि करके। विवाह की आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ेगी तो शिक्षा भी बढ़ेगी और उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होगा और सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ेगी, जो जनसंख्या की वृद्धि को रोकने में एक महत्वपूर्ण घटक साबित होगा। दूसरा कारण था आर्थिक समृद्धि। लोगों में जब आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा, जिससे वो भविष्य में प्लानिंग कर पाएंगे, योजनाओं का निर्माण कर पाएंगे, जो जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देगा। क्योंकि
आर्थिक और शैक्षिक जब जागृति आएगी तो इसके साथ परिवार कल्याण कार्यक्रमों का भी विस्तार होगा और लोग जन जागरण चला करके इस प्रकार के परिवार कल्याण कार्यक्रमों को निम्न स्तर तक भी पहुंचाएंगे, जो जनसंख्या की वृद्धि को रोकने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। शिक्षा द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, इसलिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों की क्रियान्वयन और उनकी सफलता, ये सब डिपेंड करता है शिक्षा के ऊपर। इसके माध्यम से लोग न केवल परिवार को छोटा रखने और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करेंगे, अपितु जीवन के प्रति बुद्धि संगत दृष्टिकोण भी विकसित कर पाएंगे। तो ये वो घटक थे जो जनसंख्या की वृद्धि को रोकने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस लाइव क्लास में हमने अध्ययन किया भारत में जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या के वितरण को, घनत्व को और वृद्धि दर को। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित संस्कृत और भूगोल की नियमित कक्षाएं अटेंड करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको बता दें, BSER ऑनलाइन स्टडी, इस चैनल का उद्देश्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम पर आधारित जो भी आपके क्वेश्चंस हैं और सिलेबस है, उनकी नियमित तैयारी करवाना ही है। आज की इस लाइव क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।